नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। देखिए, अब निर्भया की लड़ाई कह सकते हैं कि उस मोड़ पर आके खड़ा है जहां से तय करना मुश्किल है कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह कहना मुश्किल है कि निर्भया के दोषी तक सीबीआई और पुलिस पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस मुहाने पर आकर अनुसंधान ठहर सा गया है वहां से अपराधी तक पहुंचने के लिए बिहार पुलिस तो एफर्ट नहीं कर रही है और सीबीआई केस भी नहीं ले रही है। आजकल में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई इस केस को लेकर क्या सोचती है। ऐसे में मुझे लगा कि निर्भया के उस डायरी को पढ़ा जाए कि क्या है निर्भया की वो डायरी, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और उसके डायरी से बहुत तरीके का संदेश सामने आता है। इसलिए मैंने सोचा कि निर्भया के डायरी के सहारे असल गुनाहगार कौन है निर्भया को उस स्थिति तक पहुंचने में, वो कोशिश हालांकि हम पहले दिन से कर रहे हैं। इस वजह से मेरे ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे। अंततः मुझे जातिवादी भी कह दिया गया। खैर, सवाल वो नहीं है। इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं पत्रकारिता जीवन में, सार्वजनिक जीवन में लगते रहते हैं कभी, लेकिन डिगा नहीं हूँ मैं अपने काम करने के तरीके का एक मेरा फ्रेमवर्क है। हम उसी फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं और आपको पसंद आए तो अच्छा, आपको पसंद ना आए तो आपको धन्यवाद। आप मर्यादा को तोड़े तब भी धन्यवाद, आप मर्यादा के साथ टिप्पणी करें तो भी धन्यवाद, अमर्यादित होकर आप गाली गलौज की भाषा और जान मारने की धमकी देने लगे तो भी धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें पत्रकारिता जीवन में ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। चलिए हम बात निर्भया की उस डायरी की करते हैं, जिस डायरी के सहारे आप तय करिए कि निर्भया का गुनाहगार कौन है। देखिए, 2023 निर्भया जहानाबाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 1 to 10 के टॉपर में उसका नाम आता है। साधारण से गांव के स्कूल से पढ़कर निर्भया वो मुकाम हासिल की थी जिसको देखकर उनके माँ पिताजी को एक उम्मीद जगी और वो सपना देखना शुरू किए कि हम अपने बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, और वो भी एम्स दिल्ली में उसका एडमिशन हो, इस चाहत के साथ रिजल्ट निकलते ही उसे पटना भेज दिया गया। अब आप समझ जाइए कि जिस समय वो पटना आई होगी 2023 में, अभी 2026 है, अभी उसका उम्र 17.5 साल का कहा जा रहा है। 3 साल पहले क्या स्थिति होगी, किस उम्र में होगी, अब आप समझ सकते हैं। उस उम्र की बच्ची को, 14 साल की बच्ची को आप पटना अकेले पढ़ने के लिए भेज देते हैं और एक हॉस्टल में, वही शंभू हॉस्टल जिस हॉस्टल में उसकी मौत हुई है, उसी हॉस्टल में, क्योंकि वो हॉस्टल मखदुमपुर वाले का है और मखदुमपुर और इनका गांव 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हॉस्टल के मालिक हैं या केयर टेकर हैं, उनका और इनके बीच गांव का गोतियारों वाली बात कह सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर आप हो, हम हो, कोई भी हो, अगर हमारे इलाके का कोई आदमी पटना में कोचिंग चला रहा है तो हम सबसे पहले उन्हीं के यहाँ प्रेफर करेंगे कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। बेटी को हम वहाँ रखने जा रहे हैं। बेटी के मामले में कई तरह की सावधानियाँ भी लोग बरतते हैं और हर आने जाने के दौरान हॉस्टल संचालक से मिलना जुलना, बातचीत, सब चीज़ आसानी से संभव था। तो उसी हॉस्टल में आकर निर्भया को माँ पापा रख के चले जाते हैं। उसके डायरी पढ़ने से साफ लगता है कि जब वो पटना पहुंचती है और फिजिक्स वाला ज्वाइन करती है, वो डे फर्स्ट से उसको क्या परेशानी हो रही है उसके डायरी से समझा जा सकता है। एक ऐसी लड़की जो हिंदी मीडियम से पढ़कर परीक्षा दी है, एक ऐसी लड़की जो बिहार बोर्ड से परीक्षा देकर यहाँ पहुँची है
और वो बिहार बोर्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए, इसके लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया है उसने, पूरा पैटर्न बदल दिया। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का जो माइंडसेट जब अगर एक बार आपको बन गया तो फिर किताब का जो बेसिक जानकारी है, मूल जानकारी है, उससे बच्चे कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। यही समस्या इसको पटना आने के बाद हुआ। एक तो भाषा की समस्या हुई, सामने में इंग्लिश, धुरंधर इंग्लिश बोलने वाला, और जब ये बैठती थी तो इंग्लिश इसके सर के ऊपर से चला जाता था। तो आते आते इसका 6 महीने इसी में बीत गया कि हम अंग्रेजी को हिंदी करते हैं, हिंदी करके समझने की कोशिश करते हैं, और मेडिकल का जितना भी किताब है यह मोटा मोटा किताब इंग्लिश में ही किताब। धीरे 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 इसका मन पढ़ाई से थोड़ा भटकने लगा। पहली परीक्षा में 170 नंबर ये लाई है, पहला टेस्ट में, लेकिन उसके बाद लगातार नंबर कमता चला गया और आखिरी परीक्षा में इसको 0 नंबर आया। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल पर इसकी तैयारी होगी। और उस को लेकर जो पूरे डायरी में उसने जो लिखा है, एक मिडिल क्लास, एक हिंदी मीडियम से पढ़कर पटना पहुंची लड़की का किस स्तर पर संघर्ष होता है, पढ़ाई से लेके, हॉस्टल जाने से लेकर, हॉस्टल आने तक से लेकर, जहां हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं वहाँ के लड़के लड़कियों की माइंडसेट से लेके रोजाना जीवन में जिस तरीके का झंझावट सामने आ रहा है, सब कुछ वो डायरी में अंकित कर दिया है। माँ पिताजी ग्रामीण परिवेश के हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं जो जिन कठिनाइयों से निर्भया पटना में गुजर रही थी। अपना एक एक चीज़ उस बात को लिखा है। हम किससे शेयर करें, किसको कहें कि भाई हमें क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं। मेरे जीवन में एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो हमारे इस बात को समझ। माँ पापा तो खैर समझने से गए, उनको तो सिर्फ दिल्ली एम्स में एडमिशन मेरा कैसे हो, बस बार बार हमें यही कहती है, भाई एम्स दिल्ली हमको चाहिए। लेकिन एम्स दिल्ली चाहने के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारा आधार होना चाहिए था, जहाँ हमें समस्याएं हो रही हैं, हम किससे बात करें। ना मम्मी उस चीज़ को समझ पा रही है, ना पापा उस बात को समझ पा रहे हैं। मेरा एक भाई है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम उससे कुछ शेयर कर ही नहीं सकते हैं। मतलब सब कुछ उसके डायरी से लग रहा है कि किस तरीके से वो फाइट कर रही है। बार बार माँ का वो एम्बिशन जिसको लेकर वो कसमकस वाली स्थिति में रहती है, किताब का पन्ना पलटती रहती है, पूरी रात पलटती रहती है। लेकिन सुबह जब वो कुछ देर के लिए सोकर उठती है तो पूरी रात उसने क्या पढ़ा, उसका क्या मतलब है, उसके दिमाग में दूर दूर तलक समा नहीं पा रहा है। लिखी है वो। भाषा समस्या था ही, फिर जो शॉर्टकट पढ़ने की जो बीमारी बिहार बोर्ड ने लगाया है छात्राओं को, वो एक और समस्याएं हो गई कि जब तक आपकी बेसिक जानकारी नहीं रहेगी, जब तक टेक्स्ट बुक का पूरा नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप ऑब्जेक्टिव टिक मार्क करके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करके आप कोई कंपटीशन निकाल नहीं सकते हैं। ये समस्या इसको जो है सो परेशान किए हुए जाते। 50 परीक्षाएं हुई, मात्र 3 परीक्षा में ये शामिल हुई। 170 से ये 0 पर चली आई। कोचिंग इसका ख़त्म हो गया और इसी बीच वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जाती है और जहानाबाद के 1 to 10 की टॉपर छात्रा में से एक निर्भया इंटरमीडिएट में बुरी तौर पर असफल हो जाती है। ये रिजल्ट आता है कि पूरा परिवार टूट जाता है। किसी ने नहीं सोचा था, माँ बाप कहाँ एम्स में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे और बेटी इंटरमीडिएट परीक्षा किसी तरीके से पास कर पाई। एकदम पूरा माँ बाप का अरमान ऊपर से लेकर नीचे धड़ाम से गिर गया। निर्भया को पता था कि मेरा रिजल्ट ये क्यों हुआ है, लेकिन परिवार के लोगों से वो
ने हौसला अफजाई करने की कोशिश की कि एक चांस और हमको दीजिए, हम कोशिश करते हैं। निर्भया के डायरी के उस पेज पर अगर आप गौर करिएगा तो रिजल्ट के दिन पूरे घर में एक अजीब तरीके का मातम का माहौल था। भाई ताना मार रहा था, बात बात पर ताना मार रहा था। पिता सब कुछ चुपचाप सुन रही थे। मां गुस्से से लाल थी, कह रही थी तुमको पटना भेज के हम गलत निर्णय लिए, तुम वहां पढ़ती नहीं हो, क्या क्या नहीं बोली मां मुझको। फिर पापा किसी तरीके से समझाकर सब लोगों को 2 दिनों के बाद मुझे पटना भेजा गया कि जाओ फिर से तैयारी करो। लेकिन पटना पहुंचते ही मुझे मालूम हुआ कि पापा भी बिफर गए, पापा भी टूट गए, और फिर हमारे घर में जो नहीं होना चाहिए था वो मेरे विषय को लेकर घर में वो बातें हो गई। मतलब उसको हम सांकेतिक तौर पर ही बता रहे हैं। मतलब एकदम झंझावट वाली स्थिति। इसी बीच भाई की शादी ठीक होती है। मैं उस शादी समारोह में भाग लेने के लिए जाता हूं और मुझे 3 महीने तक वहां रख लिया जाता है। अब आप समझ जाए कि 3 महीने तक हम पढ़ाई से दूर रह गए। हम कोशिश कर रहे थे, फाइट कर रहे थे वापसी के लिए। फिर किसी तरीके से मनाकर हम पिताजी से यहाँ आए और फिर फिजिक्स वाला ऑनलाइन हमने क्लास ज्वाइन किया। इस दौरान मेरे जीवन में कई लड़के लड़कियां आई, कई दोस्त बने। पटना को समझने में लड़के लड़कियों के रिश्तों को लेकर बहुत सारे अनुभव हुए। वो सारे अनुभव के बाद भी मैं अकेला था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो मेरी बात समझ सके। हम अपनी बात न अपनी माँ को कहने की स्थिति में थे, न पिता, न भाई, न भौजाई। मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। सुनने की बात तो छोड़ दीजिए। मैं धीरे 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 इस दुनिया से अलूफ होता चला गया। मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे लगने लगा कि अब इस दुनिया में रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि नीट में एम्स दिल्ली ना हो, एम्स नैनीताल ही हो जाए, एम्स पटना ही हो जाए। मेरी भी इच्छा थी और उसी इच्छा से रोजाना रात हम पढ़ने बैठते थे। लेकिन जैसे ही किताब पलटना शुरू करते थे, न जाने क्या होता था। मुझे लगता था जैसे कुछ चीज दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें हमें एक अंधेरे की तरफ धकेल रहा था। कोई सहारा नहीं, किससे मैं अपनी बात कहूं, किससे अपनी दिल की बात व्यथा सुनाऊं। कोई सुनने को तैयार नहीं। उल्टे हर कोई हमें ताना देने शुरू कर दिया कि 3 वर्ष से पिताजी माताजी तुमको पटना में रखे हुए, क्या कर रही हो तुम, क्या रिजल्ट है तुम्हारा। एक तरफ ताना, दूसरी तरफ अकेलापन, तीसरी तरफ किससे हम अपनी बात कहें। पूरा जीवन मेरा अंधकार में हो गया। मेरे जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं रहा, लक्ष्य विहीन हो गया मेरा जीवन। मेरे जीवन में मुझे लगने लगा, महसूस होने लगा कि इस दुनिया में रहकर क्या होने वाला है। हम क्यों रहे इस दुनिया में जहां एक अच्छा दोस्त नहीं मिला मेरे जीवन में। माँ पिताजी की एक अलग महत्वाकांक्षा है, भाई एक अलग नजरिए से एक बहन को देखता है। करें तो करें क्या। जिस रिश्तों के साथ करीबी रिश्तेदार जो हमारे थे, जिनसे हम पर जिनके करीब आए, जिनसे हम अपने दिल की बात कहना चाहें, हर किसी ने उसका उल्टा मतलब निकाला। मैं टूट चुका हूं। मेरे पास अब शब्द नहीं है डायरी पर कुछ भी लिखने का, और ना ही मैं इस स्थिति में हूं कि मैं फाइट कर सकूं। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें झंझावट की तरह आई गई, फिर भी हम मजबूती के साथ उठ खड़े होने का को जब भी तैयार हुए, परिवार से लेकर
रिश्तेदार नातेदार तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मुझ पर जो मेरे अंदर क्या बीत रहा है यह सुनने को कोई तैयार नहीं है। एक लड़की 14 वर्ष की उम्र में अकेले, जो गांव की पगडंडियों पर भी ठीक से चल नहीं पा रही थी, माँ के आंचल में छुप कर चलने की वो शैली जो बचपन से उसे मिला था, उसी शैली में जिए जा रहा था, और उसको उठाकर रातों रात पटना जैसे शहर में आकर पटक दिया, जहाँ हर कोई ऐसी नज़रों से लड़कियों को देखता है जैसे लगता है कि भूखा हो, जैसे लगता है कि लड़कियों को जीवन में उसने कभी देखा ही नहीं है। हर कोई खरीदार दिखता है, हर कोई इस्तेमाल करने वाला दिखता है, हर कोई अपने अपने स्वार्थ से लड़कियों के करीब आने चाहता है। ऐसी जगह पर मुझे माँ पिताजी लाकर रख दिए, जहाँ एक उम्मीद के साथ कुछ दिनों तक मैं संघर्ष करता रहा। मुझे लगा कि मैं वापसी कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं हार चुका हूं। यह निर्भया की डायरी का सारांश है, और बहुत सारी चीजें डायरी में उन्होंने लिखी है। डायरी की बात सबसे पहले मैंने की थी। माँ पिता तो शुरुआती दिनों में डायरी की बात ही न कर रहे थे, लेकिन वो डायरी चीख चीख कर कह रहा है कि हत्यारा कौन है। वह डायरी चीख चीख कर कह रहा है कि आज की तारीख में अभिभावक जिस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर थोप रहे हैं, यह कह सकते हैं कि बच्चों के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, वो निर्भया की उस डायरी से समझा जा सकता है। आप लड़ाई लड़ लीजिए, जंतर मंतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में सीबीआई की जांच करा लीजिए, लेकिन निर्भया के दिल पर जो गुजरा है ना, और 3 बरस तक निर्भया जो तिल तिल कर मरी है, हर रात नींद नहीं आने के बावजूद वो सिसकती रहती थी जिस बिस्तर पर, और सोचती रहती थी, कल्पना की उड़ानों में वो भटकती रहती थी कि पटना एम्स नहीं, पटना नैनीताल हो जाए, मेरी यही इच्छा है। उस इच्छा को लेकर जिस तरीके से पूरी महीनों तक बेचैन रहने वाली निर्भया, क्या ये जांच सीबीआई कर पाएगी कि जो गुनाहगार कौन है? एक गांव से आई हुई लड़कियों को इस तरीके से एक अलग दुनिया में, और आप ऐसे लाकर छोड़ दिए। कम से कम जहानाबाद और पटना की दूरी क्या है? सप्ताह नहीं 10 दिन में आके मिलते, अपने बच्चों से बात करते, क्या कर रही है, क्या समस्याएं हैं, समझने की कोशिश करते। ना ना ना, बस हमें चाहिए दिल्ली एम्स। तो ये जो दिल्ली एम्स का जो फितूर था ना, वो फितूर कहीं न कहीं निर्भया को, मतलब बचपना तो छीन ही लिया, अंततः उसकी जिंदगी भी छीन